उत्तराखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सुबह 11 बजे से साथ ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान वित्त मंत्री ने 5,440.43 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। साथ ही सदन में 9 विधेयक पास हुए, जिसके बाद विधानसभा शीतकालीन सत्र की कार्यवाही बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। बता दें कि सत्र के लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या समेत सभी सदस्य विधानसभा पहुंचे। पहला दिन हंगामेदार रहा। कांग्रेस ने बीजेपी को विधानसभा में विभिन्न मुद्दों पर घेरा। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है। आज से शुरू होने वाला विधानसभा सत्र आगामी 5 दिसंबर तक चलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष से जुड़े विधायक और मंत्री विधानसभा सत्र की पहले दिन की कार्रवाई में हिस्सा लेने पहुंचे। बता दें कि सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्रवाई भी शुरू हुई। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस द्वारा नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था पर चर्चा के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार बड़ी ही साफ गोई के साथ सदन में अपनी बात रखने जा रही है। जिन मुद्दों पर भी बात होगी, सभी मुद्दों पर साफ गोई से सरकार ने जो काम किए, सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए, तात्कालिक रूप से जिस पर एक्शन हुआ है, सभी पर हम अपनी बात रखेंगे। और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जन सरोकार के मुद्दे उठे। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की गति के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए जरूरी मुद्दे हैं जो सदन पर आएंगे। और विधानसभा सत्र के पहले दिन प्रदेश में धर्मांतरण कानून को लेकर संशोधन किया गया है। धर्मांतरण कानून को और भी सख्त बनाने के लिए इसकी सजा को 2 से लेकर 7 तक निर्धारित कर दिया गया है। चूंकि उत्तराखंड चीन और नेपाल से सटा हुआ राज्य है, इसके चलते प्रदेश में धर्मांतरण किए जाने के आसार बने रहते हैं, जिसके चलते ये कानून और भी सख्त बनाया गया है। और सशक्त बनाया गया है और उसमें जो है और भी उसमें सजा रखी है। तो हमने 2 साल से 7 साल रखी है और उत्तर प्रदेश से और ज़्यादा सख्त कानून बनाया है ताकि हमारे यहाँ धर्मांतरण ना हो। हमारा बड़ा सेंसिटिव एरिया है और आपने देखा होगा कि नेपाल से और चीन से हमारी जब बॉर्डर लाइन लगी हुई है, तो यहाँ पर अगर धर्मांतरण होता है तो बहुत सेंसिटिव होता है। और आपको पता है यहाँ थारू, बोक्सा और काफ़ी लोग जो हैं धर्मांतरण की तरफ लगे रहते हैं। हरिद्वार की झबरेड़ा विधानसभा से विधायक वीरेंद्र जाति विधानसभा पहुंचे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, इसलिए उन्होंने प्रदेशवासियों को संदेश देने के लिए ये फैसला लिया है कि वे साइकिल से विधानसभा पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया है कि हरिद्वार जनपद में चिकित्सकों के कई पद सृजित थे, लेकिन उन्हें अभी तक भरा नहीं गया है। उन्होंने कहा कि कई दफा उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। उन्होंने आगे कहा कि इसलिए वे साइकिल से पहुंचे ताकि फिट रहे, क्योंकि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से भगवान भरोसे चल रही है। अगर मैं जनपद हरिद्वार की बात करूं तो जनपद हरिद्वार में आज के समय में 131 डॉक्टर्स की कमी है, जिसके चलते मैंने माननीय मंत्री जी को भी, सरकार को पहले भी अवगत कराया है कि भाई गरीब लोगों के चिकित्सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। और ये सरकार संवेदनहीन सरकार है, ये अपने किए गए वादों पर भी नहीं रहना चाहती है। विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सदन के सीढ़ियों पर बैठकर हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी, मदन सिंह बिष्ट और भुवन कपाड़ी के बैनर पर पोस्टर लेकर सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ये संकल्प था सबका, परंतु बीजेपी ने जानबूझ करके गैरसैंण की अनदेखी करना चाहती है और गैरसैंण में सत्र नहीं चलाना चाहती है, जानबूझ करके देहरादून में चलाना चाहती है। ये पहाड़ का अपमान है और पहाड़ के लोगों का अपमान है। एक सपना था लोगों का कि उत्तराखंड बनेगा तो राजधानी गैरसैंण के अंदर बनेगी। ग्रीष्मकालीन राजधानी 2 अक्षरों का शासनादेश जारी करने से ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं बन जाती है। ग्रीष्मकालीन राजधानी तब बनती है जब वहाँ पर सत्र चलाए जाए, जब वहाँ पर स्टाफ रखाया जाए, जब सेक्रेटरी वहाँ बैठे, जब विधानसभा के मंत्री और विधायक वहाँ पर बैठे।
विधानसभा सत्र के पहले दिन उमेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुझे मुख्य आरोपी बनाने का काम किया जा रहा था। आईओ के मुख्य गवाह पुष्प को मेरा फोटो भेजा, लेकिन पुष्प ने मना कर दिया। उमेश ने कहा कि एक महिला जो अपने आप को राज्य आंदोलनकारी बता रही है, वह आंदोलनकारी नहीं है, क्योंकि 1990 में सीबीआई ने बताया है कि वह दिल्ली चली गई थी और उसके बाद कई बार जेल भी जा चुकी है। आगे उन्होंने हरीश रावत पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि उस महिला से उनका क्या संबंध है जो अपने चुनाव के दौरान उनसे अपना हरीश रावत ने प्रचार प्रसार करवाया। ये मामला जो जागो उत्तराखंड वाले हैं, उन्होंने इसका खुलासा किया था। उन्होंने मुझे संपर्क करके बताया कि पुष्प ने उन्हें एक स्क्रीनशॉट भेजा है जिसमें आईओ ने मेरे फोटोज भेज के पूछा कि ये तो नहीं है, और उन्होंने उसको फ़ोन किया कि भाई मुझे लग रहा है यही हैं। तो पुष्प ने कहा भाई ये नहीं है, और पुष्प ने मना कर दिया। उन्होंने कहा ये तो विधायक खानपुर हैं। मैंने गूगल पे और इंटरनेट पे सर्च करके देख लिया, ये व्यक्ति नहीं है वो जिनकी वो बात कर रहे थे। तो ये पूरा प्रयास था कि भाई कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उमेश कुमार का नाम इस कांड से जोड़ के इसको फ्रेम कर दिया जाए। मैं तो कहता हूं आप सीबीआई। हल्द्वानी में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल जारी है। पिछले 5 दिनों में सफाई व्यवस्था ठप कर हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने मेयर जोगेंद्र रौतेला की शव यात्रा निकाली। इस दौरान हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने मेयर और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, पार्षद रोहित कुमार ने शव यात्रा में सर मुंडवाकर पिंडदान भी किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत उन्हें प्रतिदिन 500 रुपए मानदेय दिया जाना चाहिए, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद भी नगर निगम ने ये व्यवस्था लागू नहीं की है। नगर निगम के स्तर पर अभी वार्ता चल रही है। कुछ मांगे पर्यावरण मित्रों की भी मांगे हैं, कुछ दिक्कतें निगम की ओर से भी होंगी, तो उनसे इसका बातचीत करके हल निकाल लें। लेकिन किसी भी तरीके से अगर शहर में इस तरह से गंदगी हो रही है तो ऑल्टरनेट तरीके पे भी नगर निगम को विचार करने के लिए कहा गया है। मांग ही नहीं है ना, हमारी कोई मांग नहीं है। जो शासन के आदेश हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15,000 रुपए की घोषणा कर रखी है, उसके शासन आदेश जारी कर रखे हैं। जो छोटी छोटी नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में वो पैसा वितरण हो रहा है। जो हमारे उत्तराखंड राज्य बनने के बाद में पहला नगर निगम देहरादून हुआ, ये पैसा वितरण हो रहा है। तो हम मांग थोड़ी कर रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं 20,000 रुपए दे दो, हमें 25,000 रुपए दे दो। हम तो ये कह रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री का आदेश उसको फॉलो। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर की डीआरएम रेखा यादव काशीपुर के रेलवे स्टेशन पहुंची। इस दौरान नई डीआरएम रेखा यादव का पहली बार काशीपुर पहुंचने पर स्टेशन अधीक्षक जीपी कश्मीरा सहित रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने काशीपुर रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का भी शुभारंभ किया। इस दौरान रामनगर से मुरादाबाद तक बनाई जा रही विद्युतीकरण लाइन को चालू करने के लिए बारीकियों से एक्शन करते हुए कमियों को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को हिदायत दी गई। इलेक्ट्रिक पे 2 हफ्ते का समय हमें दीजिए आप, तब तक वी होप टू रन आवर फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑन द स्टेशन। तो आज मैम किस चीज़ का निरीक्षण करने आए हैं? अभी जो आपकी इलेक्ट्रिक जो लाइन डाली गई है, तो अब उसको उसके जो अलग अलग उसके पैरामीटर्स रहते हैं, आपका इंस्ट्रूमेंटेशन रहता है, वो सारा का सारा जब तक चेक नहीं करेगा, बड़ा साइंटिफिक होता है। अब उसमें ऐसा नहीं कि आपने चला दी, तो वो और सेफ्टी का। पहाड़ों में बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर कोटद्वार के उपजिलाधिकारी, परिवहन और पुलिस ने मिलकर कोडिया चेक पोस्ट पर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें समस्त चौपहिया वाहनों के दस्तावेज चेक किए गए। चेकिंग अधिकारी ने रोडवेज बसों का ओवरलोडिंग के चलते चालान भी किया। वहीं कोटद्वार से नजीबाबाद के बीच चलने वाली टैक्सी के भी सड़क सुरक्षा नियम के तहत चालान काटे गए। देखिए, समय समय पर परिवहन विभाग के द्वारा पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर ज्वाइंट चेकिंग अभियान चलाया जाता है, ताकि सड़क सुरक्षा के अभियोगों में और अन्य मोटर वाहन अधिनियम के संबंध में उपयोगों में एक डिटरेंस फैक्टर क्रिएट हो जनता के बीच में, और वो सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करे। इसी के तहत आज एक ज्वाइंट चेकिंग अभियान चलाया गया था थाना कोटद्वार और उपजिलाधिकारी महोदय के साथ, जिसमें परिवहन विभाग के द्वारा 35 चालान किए गए। 20 चालान हमारे सड़क सुरक्षा के अभियोगों में थे, एक रोडवेज का चालान किया गया जिसमें सवारी
लक्सर में बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के किसानों ने हिस्सा लिया। बैंक के अधिकारियों ने किसानों को ऋण संबंधी जानकारी दी। कार्यक्रम में पहुंचे एलडीएम ने किसानों की आय दुगनी करने की स्कीम किसानों को समझाई। उन्होंने प्रधानमंत्री योजनाओं के बारे में भी किसानों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी और कहा कि किसान बैंक पहुंचकर प्रधानमंत्री योजना का लाभ उठाएं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं जो किसानों के हित में चल रही हैं, उसके बारे में आज जागरूकता यहाँ पे बताई गई है और किसानों से ये कहा गया है कि आपको जो भी बैंक से ऋण सुविधा मिलती है उसका उपयोग करके जो है प्रगतिशील किसान बने। आदरणीय मोदी जी द्वारा ये कहा गया है कि किसानों की आय किस तरह से दुगना हो सकती है। उसमें हमने कहा है कि कृषि के अलावा आप पशुपालन और अन्य जो गतिविधियां हैं उसमें भी आप ऋण की सुविधा ले सकते हैं और अपनी आमदनी जो है दुगना कर सकते हैं। साथ साथ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मैं भी जागरूक अभियान चल रहा है, जिसमें सतर्कता के रूप में भी साइबर फ्रॉड्स हैं या और भी किसी तरह की सतर्कता है, वो उसके बारे में भी आज यहाँ पे बताया गया है। पहले तो ये आज बैंक ऑफ बड़ौदा का हमारा किसान पखवाड़ा था, जो कि ऑल ओवर इंडिया चल रहा है। उसमें से एक केंद्र जो है वो लक्सर है। यहाँ पर वैसे तो ये एक जन संपर्क था किसानों और बैंक के बीच में। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के सभी निकटतम जो है वरिष्ठ शाखा प्रबंधक और प्रबंधक सब लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे और सबने अपने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे बैंक के, वो सब किसानों को किस तरह से लाभान्वित किया जाए। कोटद्वार में 2 दिन पहले लैंसडाउन वन प्रभाग की लाल ढांग रेंज के अंतर्गत तेली स्रोत में अवैध खनन के लिए लिप्त ट्रैक्टर ट्रॉली को एक व्यक्ति द्वारा वन कर्मियों से छुड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें वन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई करने का फैसला लिया है। दरअसल वन विभाग को एक ट्रैक्टर के अवैध रूप से क्षेत्र में घुसने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वन कर्मियों ने मौके पर जाकर ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, जिसमें अब वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ये खनन जो है पिछली बार हमने देख रहे किस तरीके से पुलों पे जो है कि नुकसान पहुंचा रहे हैं, पुल टूटने की स्थिति पे आ गए हैं। सरकार इतना पैसा पुलों में लगा रही है, तो इस पे जो है कि एक वन विभाग ही नहीं और भी विभाग को जो है कि इसमें साथ देना चाहिए कि किसी भी तरीके से अवैध खनन न हो पाए, खनन पर रोक लगाया जाए। उसमें जो है कि मौके पर स्टाफ था, उसने अव्यवस्था करी जो आपको देख ही रहा है। हमने उसके विरुद्ध एसटीके जारी कर दिया गया है और जो है कि उस पर दबिश दे रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द उसको जो है कि अरेस्ट कर लेंगे, उसके ट्रैक्टर ट्राली पर उसको हम सीज कर लेंगे। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत हल्द्वानी के एक रहस्यमय घर में पहुंचे, जो पिछले 1 महीने से दहशत के साए में जी रहा है। इस घर में एक के बाद एक विचित्र घटनाएं घट रही है। अखबारों और मीडिया में खबर सुनने के बाद कमिश्नर दीपक रावत भी इस रहस्यमय घर में पहुंचे और घर के लोगों से पूरी जानकारी जुटाई। दरअसल हल्द्वानी का एक परिवार इन दिनों दहशत के साए में जी रहा है। मामला शहर के तल्ला गोरखपुर निवासी उमेश पांडे का मकान इन दिनों रहस्य में आग के लिए पहली बनी हुई है। आग की लपटें निकल रही है, एक ही है। देखिए, मल्ला गोरखपुर में जो SBI तिराहा है उसके बगल में जो नहर बहती है, वहाँ पे ये घर लोकेटेड है और मुझे भी पहले ये मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि यहाँ पे कुछ विचित्र तरीके से पहले तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी के जो बोर्ड्स होते हैं उसमें ये जला। बाद में जब इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन काट दिया गया, उसके बाद घर में जो रैंडम प्लास्टिक का सामान है, जैसे कि कुर्सी है या फिर कुछ कपड़े हैं, साड़ीज़ हैं या दराज के अंदर कोई कागज़ है, बड़ी रैंडम तरीके से चीज़ें जली हैं, जिसका अभी सीधे कहना कि क्या वजह है थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने अभी जो फॉरेंसिक की टीम है उनको कहा है कि जो चीज़ें जली हैं उनके ये लोग सैंपल्स एक बार लैब में दिखवा लें, क्या कुछ ऐसा तो नहीं है कोई गैस हो या कोई पर्टिकुलर कोई और चीज़ हो जिसकी वजह से कोई ज्वलनशील चीज़ हो जिसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर तापमान पे या किसी और तरीके से जल रही हो। तो एक बार उनको इसको एनालिसिस करने के लिए हम देखने देते हैं और यदि उसमें भी कुछ कोई क्लियर कट पता नहीं चलता तो फिर किसी और हायर सेंटर को इससे दिखवाएं। हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत द्वारा नक्शा पास करने और टैक्स वसूलने के विरोध में गोलापार क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने कमर कस ली है। प्रतिनिधियों का एक समूह इसके खिलाफ SDM मनीष कुमार सिंह से मिला और एक ज्ञापन देकर विरोध जताया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि गोलापार चौरगलिया क्षेत्र जो कि ग्रामीण इलाके में आता है, जिसमें जिला पंचायत द्वारा नक्शा पास करना और टैक्स वसूलने का हम सभी जनप्रतिनिधि और क्षेत्रवासी घोर विरोध तो करते ही है।
पर के कतिपय व्यक्ति और उनके संगठन के माध्यम से उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि समाचार पत्रों में ये खबर प्रकाशित हुई है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत द्वारा नक्शे पास किए जाएंगे। इसके विरोध में उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जो कि उचित माध्यम से संबंधित को प्रेषित कर दिया जाएगा। मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि जिला पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स वसूली और नक्शे पास की अनुमति दी जाएगी। हम इसका घुरघुर विरोध करते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में प्राधिकरण को लेकर पहले ही परेशान हुए हैं। अभी बात करें विकास की तो पंचायतों में जो पैसा भी कम हुआ है और पंचायतों का बजट अभी आ नहीं पा रहा है। और मैंने देखा कि हमारी जिला अध्यक्ष जी बयान दे रही हैं कि जिला पंचायत से हमें टैक्स वसूला जाएगा और नक्शे पास किए जाएंगे। इसका हम घुरघुर विरोध करते हैं क्योंकि हम लगातार इस प्राधिकरण से परेशान हैं। अगर अन्यथा इसको जबरदस्त। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गुच्छू पानी क्षेत्र से है, जहां सुनसान जगह पर एक शव मिलने की खबर पर तत्परता दिखाते हुए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कैंट में चौकी प्रभारी सर्किट हाउस के पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद मृतक की शिनाख्त मोहसिन पुत्र अजीज अहमद के रूप में हुई है, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज के सामने महुवाली माफी तेलपुर चौक थाना पटेल नगर देहरादून का बताया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले एक मोहसिन सन ऑफ अजीज अहमद ये तेलपुर चौक मेहुवाला का रहने वाला है। इसकी डेड बॉडी मिली है और प्रथम दृष्टया तो क्योंकि उसके सर पर चोट है, प्रथम दृष्टया तो ये हत्या का प्रकरण है। और हमारी पुलिस वहाँ पर पहुँच गई है, कैंट पुलिस। वो जो भी प्राथमिक कार्रवाइयाँ होती हैं, पंचायतनामा भर्ती की कार्रवाई कर दें, उनके परिजनों को बता दिया गया है। और वहाँ पर जो भी चीज़ें बरामद हुई मौके घटनास्थल पर, उसको हमने कलेक्ट कर लिया है। हमारी डॉग स्क्वाड और FSL की टीम वहाँ पहुँच चुकी हैं। पूरा हमारा वहाँ पर SP सिटी और कंसर्निंग CO वहाँ मौके पर पहुँच गए हैं। वो सब घटना का मौका निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन इस घटना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मिली हैं, अभी डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है और इस प्रकरण का यथाशीघ्र हम लोग अनावरण कर लेंगे। प्रश्नकाल के दौरान हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया है, जिस पर पीठ ने विधायक को आश्वासन दिया है। विधायक का आरोप था कि हल्द्वानी में बड़ी कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसकी 12 बैठकें हो चुकी है और 2 बार DPR भी तैयार किया जा चुका है। करीब 8 करोड़ की ये योजना, एक भी बार स्थानीय विधायकों को बैठक में नहीं बुलाया गया, जिसको लेकर उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान विशेषाधिकार हनन का प्रश्न रखा। तो तभी कोई भी कालखंड हो, उसमें अवश्य पीठ से निर्देश, जब भी ऐसा विशेषाधिकार हनन का मसला उठता है, पीठ से निर्देश मिलते हैं। आज भी हमें पीठ से आश्वासन मिला है, क्योंकि हल्द्वानी में एक बड़ी कार्य योजना की तैयारी करी जा रही थी और जो नोडल एजेंसी ये UUSDA है, इसने 12 बैठकें करी, 2 DPR इन्होंने बना दी और जिसमें सीवरेज और पानी पेयजल की करीबन 800 करोड़ रुपए की DPR बन गई। और एक भी बैठक में सोचिए, प्रोटोकॉल कहता है स्थानीय विधायक को इन्होंने आमंत्रण तक नहीं भेजा। तो तभी उस दिन जब वो माननीय मुख्यमंत्री जी हल्द्वानी आए थे, वो सारा प्रकरण आपके सामने, अन्य भी कुछ चीज़ें उस दिन ऐसी हो गई थी कि वहाँ मुझे अपना विरोधाभास प्रकट करना पड़ा। तो आज मेरे लिए भी और आदेश चौहान जी का जो मसला है वो और भी गंभीर है। उनको उधम सिंह नगर ज़िले की पुलिस फोर्स से और वहाँ से बड़ी परेशानी हो रही, तो उन्होंने भी जो उल्लेख करा, तो उसमें मैं पीठ से आश्वासन। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विधानसभा सत्र के पहले दिन कहा कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने अपने कार्यकाल में उत्तराखंड में बहुत शानदार काम किए हैं और कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रारंभ किया, जिस कारण से बहुत तेज रफ्तार से उत्तराखंड का विकास हो रहा है। तमाम क्षेत्रों में उत्तराखंड राज्य प्रगति कर रहा है। आज खुशी की बात यह है कि अभी तक सदन की कार्रवाई व्यवस्थित और सुगम तरीके से चल रही है। आज प्रश्नकाल बहुत सुचारू और प्रभावशाली रूप से चला, जिसमें प्रश्न पूछे गए। जिस इस अवधि में एक देश एक राशन कार्ड, एक भारत एक राशन कार्ड, वो अभियान भी बहुत तेजी से चला है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे हजारों राशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड का जो अभियान था, मैंने अपने विधानसभा में भी बनाया। और देखिए, उस राशन कार्ड से कोई भी व्यक्ति, उत्तराखंड का कोई व्यक्ति तमिलनाडु भी जाएगा
अस्थायी रूप से प्रवास करेगा महीना 2 महीना, उसको वहाँ राशन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। एक देश एक राशन कार्ड जो यहाँ से लेकर के जाएगा वो तमिलनाडु के पीडीएस सिस्टम भी उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उस पर उनको राशन वहाँ भी उपलब्ध हो जाएगा। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रुद्रपुर पहुंचे, जहां स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम सुमेश शुक्ल की मूर्ति का माल्यार्पण किया। रुद्रपुर में तराई के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने तराई को बसाया पंडित राम सुमेश शुक्ल जयंती उपलक्ष्य पर सबसे पहले उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। फिर राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और उनके जीवन के आधार पर अपने विचार व्यक्त किए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ जी के प्रांगण से 5 नवंबर 2021 को कहा कि 21st सेंचुरी और अगला दशक बिलोंग्स टू उत्तराखंड। अभी ये बात पक्की है कि जिस प्रकार से जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर में प्रगति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, जिस रास्ते में हम चल रहे हैं, अवश्य ही आने वाले 2025, 2030 और 2047 में अमृत काल के अंदर में जो विकास होगा वो अपने आप में एक अलग ही होगा। संस्कृत प्रोत्साहन समिति ने देहरादून में एक बैठक का आयोजन किया, जिसके अध्यक्ष रुद्रप्रयाग के बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी रहे। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि इस बैठक में संस्कृत विद्यालय की कुलपति को भी आमंत्रित किया गया था, जिसमें सभी अधिकारी मौजूद थे। समिति ने सर्वसम्मति से सरकार को प्रस्ताव भेजा, जिसमें यह सहमति बनी है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जो दूसरी उनकी राजभाषा उर्दू है, उसी तर्ज पर उत्तराखंड में जो दूसरी राजभाषा संस्कृत है, उसी में सभी शासकीय कार्य करवाए जाए। सम्मति से समिति ने एक प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो उनकी दूसरी राजभाषा है उर्दू, उसी तरह से उत्तराखंड की जो दूसरी राजभाषा संस्कृत है, जो हमारे शासकीय कार्य हैं उसमें उसका प्रयोग हो। जो विधायकों के और सचिवों के लेटर हेड हैं उसमें उत्तर प्रदेश की तर्ज पे हिंदी के साथ संस्कृत में भी उसमें प्रिंटिंग हो। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।